भारत का राष्ट्रपति, ये पद कैसे भरा जाता है? चुनाव की प्रक्रिया क्या है? सुनने में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर घबराइए नहीं, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। 2. भारत का पहला नागरिक कौन है और उन्हें चुना कैसे जाता है? आज के सफर में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। प्रेसिडेंट के चुनाव से लेकर उनकी शक्तियों तक हर पहलू पर बात करेंगे ताकि इस पूरे सिस्टम की एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमारा रास्ता क्या होगा? हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे कि उनका चुनाव होता कैसे है। उसके बाद उनके टर्म और शपथ पर बात करेंगे, फिर उनकी शक्तियों को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि उन्हें हटाया कैसे जा सकता है, यानी इम्पीचमेंट और पद खाली होने पर क्या होता है। एक एक करके आगे बढ़ेंगे, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान में राष्ट्रपति पद के बारे में लिखा क्या है। तो सब कुछ शुरू होता है आर्टिकल 52 से। संविधान साफ साफ कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ये सिर्फ एक पद नहीं है, वे हमारे देश के मुखिया हैं, हेड ऑफ स्टेट, और साथ ही हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी। ये वाकई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब सवाल ये है कि कोई इस पद तक पहुंचता कैसे है? प्रेसिडेंट का चुनाव होता कैसे है? देखिए, ये कोई आम चुनाव जैसा नहीं है। इसकी प्रक्रिया काफी अलग और कह सकते हैं काफी डिटेल्ड है। तो चलिए देखते हैं ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अच्छा, तो चुनाव लड़ने से पहले कुछ शर्तें हैं जो आर्टिकल 58 में दी गई हैं। सबसे पहली, वो भारत के नागरिक हों। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी शर्त है कि उनमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। और चौथी, वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, मतलब कोई ऐसी सरकारी नौकरी ना कर रहे हो जहां से उन्हें तनख्वाह मिलती हो। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम और आप, मतलब आम नागरिक, प्रेसिडेंट के लिए सीधे वोट नहीं डालते। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। हमारे चुने हुए नुमाइंदे, यानी हमारे एमपीज और एमएलएज, वो सब मिलकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और फिर वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और ये बात आर्टिकल 54 में लिखी है। तो ये इलेक्शन प्रोसेस काम कैसे करता है? ये सिर्फ हाथ उठाकर वोट देने जैसा नहीं है। इसमें 4 बड़े कदम हैं। पहले तो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जिसमें संसद और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं। फिर हर एमएलए और एमपी के वोट की एक वैल्यू निकाली जाती है, एक खास फॉर्मूले से। ऐसा इसलिए ताकि हर राज्य को सही रिप्रेजेंटेशन मिले। इसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से वोटिंग होती है और आखिर में जीतने के लिए कैंडिडेट को एक तयशुदा कोटा हासिल करना होता है। मतलब ये पूरा सिस्टम फेयरनेस और बैलेंस के लिए बनाया गया है। चलिए, मान लीजिए चुनाव हो गया और देश को नए राष्ट्रपति मिल गए। अब क्या? अब आता है उनका कार्यकाल और शपथ ग्रहण। तो यहाँ 2 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, आर्टिकल 56 के मुताबिक प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है और हाँ, वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। दूसरी, आर्टिकल 60 के तहत उन्हें भारत के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। और यह शपथ किस बात की होती है? संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की, यानी संविधान की रक्षा करने की। तो अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, प्रेसिडेंट के काम और उनकी शक्तियों पर। आखिर उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं? देखिए, प्रेसिडेंट की शक्तियों का दायरा बहुत बड़ा है। एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, यहां तक कि डिप्लोमैटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स भी। मतलब शासन के लगभग हर पहलू में उनकी भूमिका है। लेकिन यहां एक जरूरी बात याद रखनी है, भारत एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसलिए प्रेसिडेंट ज्यादातर काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। इन सभी शक्तियों में से एक बहुत ही खास पावर है जिसका जिक्र आर्टिकल 72 में है। चलिए उस पर नजर डालते हैं। यह है पार्डनिंग पावर, यानी क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ये न्याय व्यवस्था में एक तरह का सेफ्टी वाल्व है जो दया और इंसानियत की गुंजाइश बनाए रखता है। अच्छा, एक सवाल उठता है, अगर प्रेसिडेंट, जिन्हें संविधान का रक्षक कहा जाता है, खुद ही संविधान का उल्लंघन कर दें तो क्या होगा? या फिर अगर किसी वजह से उनका पद अचानक खाली हो जाए? इन हालात के लिए भी हमारे संविधान में पूरी व्यवस्था की गई है। प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग। और इसके बारे में सब कुछ आर्टिकल 61 में बताया गया है।
ये कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बहुत ही सीरियस और मुश्किल प्रोसेस है, जो सिर्फ बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में इस्तेमाल होती है। ये इम्पीचमेंट प्रोसेस इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, इसे शुरू करने के लिए संसद के किसी भी सदन में आरोप लगाए जा सकते हैं, पर पास कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है। ये मुश्किल इसलिए बनाया गया है ताकि देश के सर्वोच्च पद को किसी राजनीतिक वजह से आसानी से ना हटाया जा सके। ये एक तरह का प्रोटेक्शन है। और कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए है आर्टिकल 62। ये आर्टिकल ये पक्का करता है कि प्रेसिडेंट का पद कभी खाली न रहे। अगर कार्यकाल पूरा होने वाला है तो उससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए, और अगर मौत, इस्तीफे या हटाए जाने की वजह से पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। मतलब देश बिना मुखिया के नहीं रह सकता। तो ये थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद से जुड़ी पूरी संवैधानिक कहानी। हमने उनके चुनाव, शक्तियों और उन्हें हटाने की प्रक्रिया को समझा। लेकिन ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या प्रेसिडेंट की शक्तियां सिर्फ नाम की हैं या वो सच में पावरफुल हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के दिल में बसता है। इस पर सोचिएगा जरूर।